ना किसी इधर उधर की बात के, हम आज सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ, और आज की चर्चा बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बिल्कुल। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें आपकी पॉलिटी कवर होगी, करंट अफेयर्स तो है ही, और इसमें थोड़ा सा मैथ भी इन्वॉल्व है। सही कहा। और टॉपिक है 16 से 18 अप्रैल के बीच जो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट में, उसमें 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का लोकसभा में फेल हो जाना। एग्जैक्टली। एक आम इंसान सोचेगा कि भाई साहब 298 वोट्स पक्ष में थे और सिर्फ 330 विरोध में, तो मैथ का बेसिक रूल कहता है कि 298 बड़ा नंबर है, फिर भी बिल गिर गया। यही तो ट्विस्ट है। और इस ट्विस्ट को समझने के लिए ना पहले हमें इस बिल का असली मोटिव समझना पड़ेगा। मतलब फेल क्यों हुआ ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बिल में आखिर था क्या। हाँ, ये जरूरी है। तो इस स्पेशल सेशन में लाए गए इस बिल के एक्चुअली 3 मेन टारगेट्स थे। राइट। पहला टारगेट था 106 अमेंडमेंट को प्रॉपरली लागू करना। आपको याद होगा 2023 में नारी शक्ति वंदन कानून पास हुआ था। हाँ, जिसका मेन एम है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। बिल्कुल। पर वो लागू तब तक नहीं हो सकता जब तक दूसरा टारगेट पूरा ना हो, यानी डिलिमिटेशन, जिसे हम परिसीमन कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पेंच है, क्योंकि हमारी सीट्स का जो निर्धारण है वो 1971 के बाद से हुआ ही नहीं है। राइट, वही रुका हुआ है। तो इस बिल का दूसरा बड़ा गोल यही था कि 2011 की जो जनगणना यानी सेंसस के आधार पर सीट्स का दोबारा से निर्धारण किया जाए। अच्छा, और तीसरा टारगेट क्या था? तीसरा टारगेट इससे जुड़ा था। लोकसभा की जो एग्जिस्टिंग 543 सीट्स है ना, उनको बढ़ाकर सीधे 850 करना। टारगेट ये था कि 2029 के इलेक्शन से पहले ये सब सेट हो जाए। ओके, देखिए, मैं इसको अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल से क्लासरूम वाले एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक क्लास है जहाँ सभी बेंचेस पर लड़के बैठे हैं। अब नया रूल आता है कि लड़कियों के लिए 33% सीट्स रिजर्व करनी है, पर शर्त यह है कि किसी लड़के की सीट कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर एक ही रास्ता बचता है। वही ना, हमें एक बड़ा क्लासरूम और ज्यादा नई बेंचेस चाहिए होंगे। बस यही वजह थी कि 543 सीट्स को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लाया गया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे यूपी में अगर 80 से बढ़ाकर 120 सीट्स कर दी जाएं, तो जो एक्स्ट्रा 40 सीट्स आएंगी वो आराम से महिलाओं को दी जा सकती हैं। किसी की एग्जिस्टिंग पावर भी नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में 888 सीट्स बनाई ही इसीलिए गई थी। ये पहले से प्लान था। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर सीट्स बढ़ रही थी, महिलाओं को फायदा हो रहा था, तो फिर विपक्ष के उन 230 एमपीज ने इसके खिलाफ वोट क्यों किया? प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। इस पूरे विरोध को समझने के लिए हमें नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डेमोग्राफिक डिवाइड है उसको डिकोड करना पड़ेगा। मतलब ये प्योरली एक पॉलिटिक्स का इशू बन गया था। हाँ, और बहुत बेसिक इशू है। देखिए, 1971 के बाद से क्या हुआ कि साउथ के जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। राइट, उन्होंने नेशनल पॉलिसीज को फॉलो किया। बिल्कुल। जबकि नॉर्थ के स्टेट्स जैसे यूपी या बिहार हो गए, वहां पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती रही। तो उनका डर ये था कि अगर आज की डेट में, मतलब नई पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है, तो नॉर्थ के स्टेट्स की सीट्स पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली। और साउथ की जो पॉलिटिकल पावर है या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा। अरे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ एक क्रिटिकल सवाल बनता है, क्या दक्षिण के स्टेट्स को जनसंख्या कंट्रोल करने जैसे अच्छे काम की सजा मिल रही है? क्या यही डर इस बिल के गिरने का मेन रीजन बना? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। उन्हें लगा कि हमने तो देश की भलाई के लिए आबादी रोकी और अब हमारी ही आवाज पार्लियामेंट में दब जाएगी। ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट इस पूरे विरोध की जड़ था। अच्छा, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात, लेकिन जो सदन के अंदर वोट काउंट हुआ, थोड़ा उसका मैथ समझते हैं। वहां क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो सदन में उस दिन टोटल 528 एमपीज प्रेजेंट थे, जो कि एक्चुअली एक बहुत अच्छा नंबर है अटेंडेंस के हिसाब से। हाँ, ऑलमोस्ट फुल हाउस था। और जैसा आपने शुरू में बताया, पक्ष में आए 298 वोट्स और विरोध में आए 230 वोट्स। तो टेक्निकली गवर्नमेंट जीत गई ना, नंबर तो बड़ा है। अगर ये कोई आम बिल होता तो हाँ, सरकार जीत गई थी। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा था और यहाँ लगता है आर्टिकल 368, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। बिल्कुल। आर्टिकल 368
जो बाय द वे हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, उसका क्लॉज 2 कहता है कि दोनों सदनों में 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी होनी ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ मैथ्स लगाएं, 528 लोग प्रेजेंट थे, उसका 2/3 हिस्सा अगर निकालें, वो बनता है 352 वोट्स। यानी बिल पास करने के लिए 352 वोट्स चाहिए थे और सरकार को मिले सिर्फ 298 वोट्स। ओह, यानी बिल सीधे 54 वोट से गिर गया। एग्जैक्टली ये 54 वोट्स का जो गैप था, उसने पूरा गेम पलट दिया। अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ ना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। आपसे टेस्ट भी ले लेती हूँ एक। हाँ, पूछे। अगर लोकसभा में सरकार को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने सीधा राष्ट्रपति जी से कहकर आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन क्यों नहीं बुला लिया? संयुक्त सत्र बुलाते और पास करा लेते। बहुत अच्छा सवाल है ये, और एग्जाम में यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। देखिए, आर्टिकल 108 का जो जॉइंट सेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स यानी साधारण विधेयक के लिए होता है। अच्छा। हाँ, 131 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सेशन बुलाने का कोई रूल ही नहीं है हमारे संविधान में। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल नहीं। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी साबित करनी ही पड़ती है। इसीलिए लोकसभा में बहुमत ना मिलने पर इस बिल का रास्ता वहीं पर परमानेंटली बंद हो गया। बाप रे, मतलब रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? इस फेल होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या महिला आरक्षण का जो सपना था 33% का, वो अब टूट गया? नहीं, सपना टूटा नहीं है। ये क्लियर कर दूं कि 106th अमेंडमेंट यानी नारी शक्ति वंदन, वो पहले ही कानून बन चुका है, वो कैंसिल नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है? बस उसमें डिले हो गया है। जब तक नया सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जमीन पर। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का भी एक स्टेटमेंट आया था इस पर हाल ही में। हाँ, उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि जो डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल 2026 और यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 है, वो अब वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए जाएंगे। मतलब अब सरकार को थोड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल। अब सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो आगे आने वाले मॉनसून सेशन या विंटर सेशन में इसे दोबारा लेकर आएं। हाँ, पर उससे पहले उनको विपक्ष का भरोसा जीतना पड़ेगा। वो 54 वोट्स का जो नंबर कम पड़ा था ना, उस 2/3 मेजॉरिटी का जुगाड़ करना पड़ेगा। सही पकड़ा आपने, बिना उसकी बात नहीं बनेगी। तो आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही डीप और थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल दे रही हूँ सोचने के लिए। हाँ, एकदम। देखिए, एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर नागरिक का वोट बराबर है, जो कि डिमांड्स करता है कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से हो। राइट। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय ढांचा है, जहां हर राज्य के अपने राइट्स हैं, अपनी पॉलिसीज हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से सिर्फ जनसंख्या से जोड़ देना उन स्टेट्स के लिए खतरा नहीं है जो प्रैक्टिकली अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी पॉलिसीज बनाते हैं? बहुत ही गजब का थॉट है ये। इस बैलेंस को कैसे बनाया जाएगा आगे चलकर, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही में इस पर जरूर सोचिएगा आप लोग। कि आप इस डिलिमिटेशन और 368 के चक्रव्यूह को समझ गए होंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिए।